क्लास 9 पार्ट 1 में हमने डेमोक्रेसी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन ओवर द टाइम कैसे हुआ। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, डेमोक्रेसी कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस वैदिक पीरियड से ही देखने को मिले थे। उस समय सभा, समिति और विधाता जैसे असेंबलीज हुआ करती थी। सभा एक एक्सक्लूसिव काउंसिल थी एल्डर्स और एलिट्स की, जहां इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन होता था। एंड समिति एक बड़ी पब्लिक असेंबली जहां लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा होती थी और पब्लिक इश्यूज पर विचार ज्यादा होते थे। विधाता सबसे पुरानी असेंबली जहां रिलीजियस और सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स पर मिलकर फैसले बनाए जाते थे, यानी उस समय भी कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता था। आगे चलकर महाजनपद के पीरियड में गाना और सांघास जैसे रिपब्लिक स्टेट्स देखने को मिला। रूलर्स एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं होता था, वो असेंबलीज मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स के कंसल्टेशन पर ही डिसीजन लेता था। इसी बात को ऋग्वेदा के ऐक्यमत्य सुक्ता में भी हाईलाइट किया गया है, यानी कंसल्टेशन, कंसेंसस और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज बहुत ही पुरानी बात है। बाद में बोध संघा में भी डेमोक्रेसी का जिक्र किया गया है। यहाँ मेंबर्स डिबेट और डिस्कशन करते थे, अपने लीडर्स को वोट से चूज करते थे और एक कलेक्टिव डिसीजन में भी फॉलो करते थे। लेकिन फिर फॉरेनर इन्वेजन आया, बाद में ब्रिटिश रूल ने इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को काफी बदल दिया। लोगों की गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन कम हो गया। फिर भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई ने डेमोक्रेटिक आइडियाज को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाया और फाइनली 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसका काम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था। लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, जिसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मजबूत किया गया। पार्ट 3 में हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज को डिटेल में समझेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड और ऐसे ही इजी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशंस के लिए इस पेज को फॉलो करना भूलिएगा मत।